अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉस्मोपॉलिटन के खसूसी शो में खुश आमदीद। मैं हूं रजिया खान। नाजरीन, पाकिस्तान की गाड़ियों की सनत 49 कार बनाने वाले ममालिक में 34वें नंबर पर है। इस सनत से 13 मैन्युफैक्चरर्स और तकरीबन 5 मिलियन मुलाजमीन वाबस्ता हैं। ये सनत कई मुतल्लिका सनतों को सपोर्ट करती है और अगर सही तरीके से जेर इस्तेमाल लाई जाए तो ये कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा सकती है। हाल ही में हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा कारें दरामद करने की भी इजाजत दे दी है। आज के प्रोग्राम में हम उन अवामिल को तलाश करने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ये सनत जवाल का शिकार है और कोशिश करेंगे ये जानने की कि किस तरह एक जामिया पॉलिसी के जरिए हम इस सनत को एक मुनाफा बख्श सनत बना सकते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसन अफजल जो कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से हैं, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और सैयद नबील हाशमी चेयरमैन पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं। ये हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम नबील साहब आपकी तरफ आते हैं। आपसे हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान में गाड़ियों की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग है और असेंबलिंग है, उसकी सनत जो है वो कितनी प्रोडक्टिव है आपकी नज़र में? देखें जी, ये सनत जो है तकरीबन 4 दिहाई पुरानी है, ठीक है। और अगर प्रोडक्टिविटी वाइज कहें कि देखें कैपेसिटी इंस्टॉल तो 5 लाख के करीब इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन इस साल इसकी प्रोडक्शन 1 लाख से नीचे रहेगी। इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, अगर तफसील में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन एक देना चाह रहा हूँ कि 1982 में ये सनत का एक्चुअल डिलीशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, ठीक है जी। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड आ जाएं तो अब 40 साल हमारे हो चुके हुए हैं। चाइना ने 1992 के अंदर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी डिलीशन प्रोग्राम्स की, और चाइना का उस वक्त पहले साल 1700 गाड़ी उसने बनाई और हम उस वक्त 30,000 के करीब गाड़ियां साल की बना रहे थे, ठीक है जी। सिमिलरली अगर और मुल्कों की भी आप कंपैरिजन करें तो यही पोजीशन थी। अब चाइना इस वक्त तकरीबन 12 मिलियन के करीब सालाना गाड़ियों की प्रोडक्शन कर रहा है। क्वेश्चन तो ये आता है कि जी कि हमें क्या हो गया, 40 साल गुजर गए, हमारी पॉलिसीज़ क्या रहीं, और एक वो मुल्क जो कि हम जब 30,000 बना रहे थे और वो 1700 की प्रोडक्शन कर रहा था साल की, और आज उससे कंपैरिजन करें तो उनके हम कहीं भी नहीं रह गए। सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग in what we've been doing as far as the policy is concerned, as far as the consistency is concerned, as far as these mechanism to keep our auto industry इस लेवल पे हम रखें कि ये मुल्क के लिए भी तरक्की के लिए एक हिस्सा बनती, जॉब क्रिएशन के लिए भी एक ज़बरदस्त एक स्ट्रक्चरल इसकी होती, लोकलाइजेशन भी होती, और ये एक्सपोर्ट कैपेसिटी वाइज भी एक्सपोर्ट केपेबल भी हो जाती। सो एनीवे इस वक्त तो स्टेटस जो है काफ़ी गमगीन है, हमारी वॉल्यूम्स बहुत डाउन है, जॉब्स जो हैं काफ़ी लूज़ भी हो चुकी हुई हैं, और हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जी ये जो आगे बजट आ रहा है, हालांकि मैं इतना आर्डेंट फेवरेटिज्म नहीं है मेरी कि हर साल हम जाके सरकार को कहें कि जी कि आप ये करें। हम तो चाहते हैं कि जी सालाना नहीं, ये 5 से 10 साल पुरानी मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट्स के ऊपर भी प्रॉब्लम है, यूज्ड कार्स जो आ रही हैं उनके ऊपर भी प्रॉब्लम है, लोकल जो टैक्सेशन जो वैट रजीम है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम है कि जो कि इंपोर्ट पे तो लगता है लेकिन लोकल रिटेल लेवल पे नहीं लगता, हमें उनसे compete करना पड़ता है, बिकॉज हमारी जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो टैक्स रजीम के अंदर आते हैं, जो इंपोर्टर्स होते हैं ट्रेडर्स हैं वो नहीं आते हैं। और मज़े की बात है, आपको एक बात बताऊँ कि जी कि जो ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं हमारी यहाँ 1960 की एक प्रोसेस एक इवैल्यूएशन टेक्निक है जो FBR फॉलो कर रही है, वो वेट करके तो पाकिस्तान के अंदर आपके ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट हो जाते हैं और रिटेल पे पीसीज वाइज कंपोनेंट वाइज वो बिकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि कैसे हमारी सनतें ऐसे compete कर सकती हैं। जो कार मैन्युफैक्चरिंग की सनतें हैं उनको क्या हो रहा है इस वक्त के जी के 35,000 के करीब इंपोर्ट हो चुकी है गाड़ी, लोकल सनत चल नहीं रही, लेकिन हम अपनी कंसिस्टेंसी इंपोर्ट के ऊपर हमने उसके ऊपर भी रखा हुआ है। इतनी आसानी इनके लिए कर दी है, एक लीगल प्रैक्टिस जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सहूलत दी गई है, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त जो भी ट्रेडर्स वगैरह हैं वो उसको इलीगल चैनल के ज़रिए हवाले को भी प्रमोट कर रहे हैं और यूज़ गाड़ियाँ भी प्रमोट कर रहे हैं जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान में 2-3 साल के बाद नज़र भी नहीं आती हैं। जी
अच्छा नबील साहब, अब बिल्कुल आपने सही कहा, ये सारी चीज़ों पर इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम राना एहसान अब्दुल साहब से बात करेंगे इस हवाले से कि राना साहब एक बात बताइए, अभी बजट आ रहा है, मुझे ये बताइए कि आप लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या है अभी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको निकालने के लिए, बहरान से निकालने के लिए, या इसमें मजीद कोई अच्छी बेहतरी के लिए आप लोगों के पास कोई सजेशंस हैं या बजट में कोई आप लोगों ने इस हवाले से कोई बात रखी है करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो बड़ा अरसा 40 साल का इन्होंने जिक्र किया, उन 40 सालों में से मेजॉरिटी 30 साल से जायद जो हैं, सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान में ऑपरेट करते रहे, असेंबलर्स, और वो हमारी पॉलिसी थी 16-21 की, जिसके तहत फिर तकरीबन ये अब 13 के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली जो लाइंस हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त, और कदरे बेहतर सूरत हाल है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपकी असेंबली जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल देखें, गवर्नमेंट का यही स्टांस होता है कि गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहती है, और हमारा भी यही स्टांस है। अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी दीगर मुलाकातें हुई हैं, मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज ने इनकी बात सुनी है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई है। बहरहाल हम लोगों ने बिल्कुल इनके ये कंसर्न्स जो हैं वो सुन लिए हैं। एक तो इनका टैक्स के ऊपर इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूज्ड कार्स जो हैं उनके ऊपर टैक्सेस कम है और लोकली जो असेंबल्ड कार्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा हैं, तो इसके ऊपर ये पैरिटी चाहते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा इशू है जिसको गवर्नमेंट देख रही है और समझती है कि हमें अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है यहाँ इनकरेज करना चाहिए। देखिए, पहले तो ये इशू था कि जो 3 मैन्युफैक्चरर्स थे ना वो कंज्यूमर के कंसर्न्स को ज़्यादा देखते थे, ना एयर बैग्स मौजूद होते थे, ब्रेक्स के हवाले से भी बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। अब उस वक्त ये बिल्कुल लॉजिक बनती थी कि आप यूज कार्स को अलाउ करें ताकि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हों, कि उनको अच्छी ऑप्शंस मिले। लेकिन अब क्योंकि 13 मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त असेंबलर्स हैं, तो बिल्कुल इसके ऊपर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का ये पॉलिसी होनी चाहिए, और हम इसको इस बजट में ज़रूर देखेंगे कि यूज्ड कार जो कि 5-5 साल पुरानी है उनको डिस्करेज किया जाए। तो इस चीज़ को ज़रूर इसको कंसिडर किया जा रहा है, और फाइनल फिर बजट के अंदर देखा जाएगा कि कैसे इसके साथ प्रोसीड करना है। बहरहाल इन्होंने कहा कि 5 लाख की कैपेसिटी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। हमारा ये भी फोकस है कि इनको एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है, डिलीशन प्रोग्राम अब 40 साल से यहाँ असेंबली हो रही है, तो कम से कम जो लोकल कंपोनेंट्स यहाँ बनाए जा रहे हैं और डिलीशन हो चुकी है, उन प्रोडक्ट्स को तो जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए, और हमें मुकम्मल यूनिट्स की एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ना चाहिए। वहाँ अगर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको इनेबलिंग चाहिए तो बिल्कुल उसको भी देखा जा सकता है। तो हमें अब एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए, बजाय कि हम लोकल मार्केट को ही कैप्चर करने की, वहाँ से प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश करते रहें कि यहीं से एक आसान मार्केट है। एक्सपोर्ट की तरफ हम इनको पुश करना चाहेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली सनत को दरपेश मुश्किलात के हवाले से डिबेट जारी रहेगी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब से सवाल करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब आप कौमी असम्बली का भी हिस्सा हैं। आपके विजन के मुताबिक आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री को जो दरपेश मसाइल हैं वो हुकूमती पॉलिसी की वजह से हैं या जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस हवाले से कोई ऐसी चीजें हैं? देखिए, ये बड़ा अहम इंडस्ट्री है हमारे मुल्क की। ये बात बिल्कुल सही है कि 40 साल तक 3 बड़ी कंपनियां जो जापानीज मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी मोनोपोली रही, और उन्होंने कोई और कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरर्स को नहीं आने दिया। प्राइस भी वही कंट्रोल करते थे, प्रोडक्शन भी वही कंट्रोल करते थे, और उसमें डिलीशन प्रोग्राम का वो हर बार एक्सटेंशन ले लेते थे। डिलीशन प्रोग्राम पे अमल दरामद नहीं किया गया। डिलीशन प्रोग्राम ये होता है कि वो एक प्रोग्राम देते हैं कि जी हम इतने सालों के बाद पूरी गाड़ी पाकिस्तान में बनाएंगे, हम गियर बॉक्स भी यहीं बनाएंगे, हम बाकी चीजें भी यहाँ बनाएंगे, इंजन भी यहाँ बनाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 40-50 साल के बाद भी कोई डिलीशन प्रोग्राम पे किसी मैन्युफैक्चरर्स अमल नहीं किया है। और आज भी वो CKD जो कम्प्लीटली नॉकडाउन फॉर्म में होते हैं, पार्ट्स आते हैं
हिस्से आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं और वो असेंबल कर दिए जाते हैं। तो दूसरे लफ्जों में ये मैन्युफैक्चरर असेंबलर बन के रह गए हैं, जो हमारे मुल्क के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा ज़र मुबादला सीकेडी इंपोर्ट करने में खर्च हो रहा है, जो खास वजह थी कि इनको यहाँ पे मुकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनकरेज किया जाए। अब सवाल यह है कि आजकल यकीनन वो क्राइसिस में है। हमारी प्रोडक्शन जो है वो 5,762 यूनिट सोल्ड हुई है फरवरी में, और ये इनकी जो एसोसिएशन है पामा, ये पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, उनकी फिगर है, ये होती थी 14,000 यूनिट एवरी मंथ। इसकी प्रोडक्शन 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना यूनिट होती थी, वो अब इतनी कम हो गई है कि 47% डिक्लाइन हुआ है मंथ टू मंथ और 73 ईयर टू ईयर डिक्लाइन हुआ है। अब इसमें इंडस मोटर का 49% डिक्लाइन हुआ है, जो टोयोटा कोरोला उसके टॉप के मॉडल है, होंडा में 39% हुआ है और सुजुकी में 67% हुआ है। इसके दो वजूहात हैं। एक तो वजूहत यह है कि जब पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर सख्ती की गई तो इनकी एलसियां खुलने में देर हुई, और ये सीकेडी पे क्योंकि डिपेंड करते थे कि वो पार्ट आएगा तो संभल करेंगे और गाड़ी बाहर निकाल देंगे, वो नहीं हो सका। तो इससे प्रोडक्शन गिरी, लोगों की मुलाजमतें भी गई। दूसरी चीज, इस मैन्युफैक्चरर्स ने जो नहीं की अमल दरामद जिस पे डिलीशन प्रोग्राम के अलावा, वो एक्सपोर्ट का इनका एक एलिमेंट था कि इन्होंने अपने कुछ मॉडल को खत्ते में एक्सपोर्ट भी करना था, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट सस्ती है, लेकिन वो भी नहीं हो सका। अब 2021 से 2026 जो ऑटो पॉलिसी आई है, उस ऑटो पॉलिसी के तहत उन्हें 10% एक्सपोर्ट करना लाजिम है। उन्हें अगर 60 दिन की डिलीवरी में डिले होता है तो वो कैबर प्लस 3% इन्वेस्टर को मार्कअप भी देंगे। तो अब इन्हें भी इनकी नोज जरा सी टाइट की गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब जापानी मैन्युफैक्चरर्स के अलावा अब कोरिया के हुंडई निशात मोटर भी पाकिस्तान में आ गए, किया लकी मोटर्स भी पाकिस्तान आ गए, और एक लकी मोटर्स है जो किया मोटर्स की सब्सिडरी है, वो भी कोरियन है। तो अब बड़ी वो 6 हो गई है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग लाइन 13 है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन चीज की मुझे खुशी है जो वर्थ मेंशनिंग है आपको, वो ये है कि वेंडर इंडस्ट्री पार्ट्स की पाकिस्तान में बन गई है। ये वाहिद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो सेक्टर है पाकिस्तान का जिसकी एक वेंडर इंडस्ट्री तैयार होगी। वेंडर इंडस्ट्री ये होती है कि वो बड़ी इंडस्ट्री के लिए पार्ट बनाती है, एक्सेसरीज बनाती है, उनकी स्पेसिफिकेशन पे और उनको सप्लाई कर देती है। उनकी जितनी प्रोडक्शन होती है वो बाईबैक होती है, और ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर की वेंडर इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी। ये पार्ट्स भी यहाँ बना रहे हैं उन्हीं के म्यार के, और उनको हम सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये एक चीज है जो बड़ी खुशाइंद है। लेकिन जो चीज ज्यादा जरूरी है वो जरूरी यही है कि डिलीशन प्रोग्राम पे अमल करवाया जाए इन मैन्युफैक्चरर्स को, और ऑटो पॉलिसी 2001 से 2026 की जो ऐलान हुई है, जिसमें इन्हें एक्सपोर्ट भी करना है, जिसमें डिलीशन प्रोग्राम पे अमल दरामद भी है, जिनमें इन्हें सट्टाबाजी को खत्म करना है, डिलीवरी ऑन टाइम करनी है, उन चीजों पे भी अमल दरामद कराना होगा। मैं मोरक्को गया था और आज मिर्जा साहब, आप नबील हाशमी साहब से सवाल करेंगे, उनकी तरफ जाते हैं, उनसे इसी हवाले से जो आपने कहा इस हवाले से बात करते हैं कि नबील साहब एक तो ये बताइएगा कि जो माशी हुज्जम है, जो माशी सनत का माशी हुज्जम है, मुझे ये बताइएगा कि वो क्या है और कितने सनतकार जो हैं और सरमायादार वो इस सनत से वाबस्ता हैं, और जो रोजगार है वो कितने अफरादी से वाबस्ता हैं। देखिए, इस इंडस्ट्री में तकरीबन 25 से 30 लाख से ऊपर के करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इन्वेस्टमेंट इसमें से 2.5 से 3 बिलियन डॉलर प्लस की है। ये जो ऑटो पॉलिसी की भी राना साहब ने अभी बात की कि आईडैप जो ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है, I'd like to tell राना साहब आई वाज आल्सो ऑन द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, और बड़े मियाँ साहब की सरबराही में मैं भी उस पॉलिसी का ड्राफ्टर हूँ। सो आई नो दैट पॉलिसी इन एंड आउट।
गिला सिर्फ ये होता है कि जब हम पॉलिसी बना लेते हैं उसके बाद उसको चेंज कर देते हैं। देखें ना, अब वो जो तो इंडस्ट्री पार्ट है, आप उससे हम लोग सारे गिला करते हैं कि जी कि इंडस्ट्री ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन हकीकत में ये अब डिलीशन प्रोग्राम्स का, मैंने उस दिन भी मैंने टीवी पे कहा था कि सर एग्जिस्टिंगली देयर आर नो डिलीशन प्रोग्राम्स, इट इज़ अ टैरिफ बेस्ड सिस्टम जो कि ऑटो पॉलिसी के अंदर भी है। उसके अंदर किसी असेंबलर जो नए भी आए हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि जी कि वो लोकलाइजेशन करें, वो टैरिफ ज़्यादा देते हैं और वो अपने पार्ट्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप तो सर जो बात कर रहे हैं ना आप दोस्त, मेरे लिए तो इट्स म्यूजिक फॉर माई ईयर्स कि यस इफ़ यू कैन डू दैट, री इंट्रोड्यूस द डिलीशन प्रोग्राम्स, लोकलाइजेशन हो जितनी हो सकती है। अब आप आ जाएं एक्सपोर्ट की तरफ, या सीट बेल्ट्स की भी आपने अगर बात की है। देखें सर, हमारे मुल्क में क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ऑटो के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? कोई नहीं एग्जिस्ट कर रहे। सो इन एब्सेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स OEMs आर नॉट पाबंद, उनकी कोई पाबंदी नहीं होती है। चाइना का मैंने जब स्टार्ट पे एग्जांपल दिया, चाइना का मैंने यही एग्जांपल दिया था कि वो 1992 में देवर इन इन्फेंसी स्टेज, लेकिन उन्होंने जो पिछले 3 दिहाइयों में स्ट्रेटिजिक पॉलिसीज इन्हांस की, दुनिया में इस वक्त EV के अंदर वो चैम्पियंस बन गए हैं। कंबस्शन इंजन के अंदर आप देखें वो भी सबसे आगे वो चले गए हैं। तो ये पॉलिसी होती है और गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है और कंसिस्टेंसी होती है उसके, जिसके तहत ये कुछ होता है, और वो नेट एक्सपोर्टर भी अभी वो इसीलिए बन गए। अब आप एक्सपोर्टिंग की बात करें, मैं दोनों ये क्लैरिटी मैं करना चाहता हूँ। देखें, ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट का एक अलहदा एक डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी है। CBUs और कार्स और रिक्शाज या ट्रैक्टर्स जो हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं उसकी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है जी, गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिकग्नाइज ही नहीं करती, वो ऑटो सेक्टर को समझती है कि सिर्फ कार्स ही हैं, हालांकि ये बात नहीं है। और हर ये जो सेक्टर है इसके लिए अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। मेरा चूँकि ऑटो पार्ट्स और मैं वेंडिंग इंडस्ट्री से मेरा ज़्यादा लिंक है, तो वेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर आई एम हैप्पी टू टेल यू कि इवन आज भी इस्तांबुल के अंदर 10 हमारे ऑटो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं एग्जीबिशन पे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अब कैसे बढ़ती है, देखें हमारी कंपटीशन क्या है। एग्जीबिशंस पे अगर मैं जब जाता हूँ तो वहाँ इंडिया 400 एग्जीबिटर बैठा होता है, पोर्चुगल का 50 एग्जीबिटर, चाइना का 800 एग्जीबिटर बैठा होता है, और मेरा सिर्फ 10 बैठा होता है। जब मैं TDAP को जाके मैं कहता हूँ कि जनाब हमें आप 50 या 100 के करीब आप हमारा उधर पवेलियन लगाएं, हम ज़्यादा लोग वहाँ जाना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। अब ये मेरा तो नहीं ना सर जी, ये तो सरकार के काम है ना। अच्छा, फिर इधर जीरो टैरिफ पे मटेरियल्स जो आने हैं, जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, वो फिट ही नहीं है हमारे CBUs को इंश्योर करने के लिए कि हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए वो बनाया गया जब उसकी ड्राफ्टिंग हुई। ठीक है, फिर CBUs को जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो रीजनल मार्केट्स और इसका भी बहुत ज़्यादा के इश्यूज होते हैं, FTAs के इश्यूज होते हैं। दीज नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। नोबडी इज सेइंग दैट आई एम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोपोनेंट सर कि जी एक्सपोर्ट हमारी होनी चाहिए, बिकॉज आई नो कि ये इंडस्ट्री जापान को आगे लेके गई, वियतनाम को आगे लेके गई। आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आज तक CBO क्यों नहीं बना पाई हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, क्यों ये यूनिट एक नहीं बनता? अच्छा देखें, अब ये कहानी तो गई, हमें अब गिला नहीं करना चाहिए। 90s में जब हमने जब बात कही थी ना कि 1982 में डिलीशन प्रोग्राम्स बने थे, वो ज़माना था कंबस्शन इंजन का। ठीक है जी, उस वक़्त अगर डॉक्टर साहब ने जैसे अभी अर्ज़ की कि जी के उस वक़्त अगर गवर्नमेंट बार बार बकल डाउन ना करती और जो एक्सटेंशंस जो लोकलाइजेशन पे ना देती, तो आई थिंक उस वक़्त इंजन बन जाता हमारी इंडस्ट्री में और वो इंजन होता। बट दूसरी तरफ देखें, ट्रैक्टर देख लें, आई नो ऑल्दो ट्रैक्टर काफ़ी हमारा मॉडल पुराना है, लेकिन वो अब 90% लोकलाइजेशन है, उसका भी इंजन सारा ये बनता है। अब तो देखें जो मूविंग फॉरवर्ड क्या है, IDAP के बाद भी तो हमने देखना है ना। IDAP के बाद यह कि अब EV का भी ज़माना आ गया, तो क्या आज मैं अगर I need to invest $5 to $6 billion if I need a combustion engine in this country, और वो भी एक मॉडल का, बाकी मॉडल्स का नहीं। Do I need to put money there now or look into the future, जो कि EVs भी आ रही हैं या बैटरी सेल्स या उनके ऊपर भी मुझे करना है। और दुनिया में मैं आपको ये भी बता दूं, इवन जापान के अंदर there is there is no vehicle that is 100% Japanese, there is no vehicle which is 100% Indian either। ये ऐसे नहीं होता। अब और लास्टली मैं एक गुजारिश ये करना चाहूँगा सब दोस्तों से कि देखें,
सऊदी अरेबिया इस वक्त हाथ जोड़ के अपनी ऑटो विजन की पॉलिसी लेके सारी दुनिया में जा रहा है। लेकर हुकूमत की तरफ जाना चाहूंगी कि आपने जैसे कि कहा ना कि ये 1 यूनिट क्यों नहीं बन सका, इसी हवाले से हम हुकूमती इक़दामात के हवाले से भी बात करते हैं। राना एहसान साहब, आपसे सवाल है, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो हुकूमती बरामदात की तरफ हुकूमत जा रही है, जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां बाहर से उसकी इंपोर्ट की तरफ अगर जा रही है, तो आपकी नजर में ये जो मुकामी सनत है ये उनकी बहाली का बाइस बनेगी या तबाही का? देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं इनकरेज करना चाहती कि आप इंपोर्टेड यूज्ड कार्स की तरफ जाएं और जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की तरफ ना जाएं। तो इसमें तो कोई डिबेट नहीं है। इसके अंदर जो इन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं, जो टैक्सेस का एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, यूज्ड कार्स में एडवांटेज है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में डिसएडवांटेज है, उसको मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली कंसिडर कर रही है कि इसको देखा जाए कि ऐसा एडवांटेज यूज्ड कार्स को नहीं होना चाहिए और उसकी जो स्कीम की जो मिस यूटिलाइजेशन है उसको भी देखने की ज़रूरत है। बहरहाल देखें, अगर कोई पॉलिसी गैप्स हैं जो कि अलाउ नहीं कर रहे एक्सपोर्ट को या डिस्करेजिंग है या उसमें कोई रुकावट बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो जब पॉलिसी फ्रेम होती है, अभी जो लास्ट पॉलिसी अभी इस वक्त 21-26 की पॉलिसी चल रही है, तो आई एम श्योर उसमें स्टेक होल्डर की इनपुट डेफिनेटली आई होगी। लेकिन एक जरूर ये बात है कि जितनी ये यहाँ असेंबलर्स हैं ऑटोमोबाइल के, वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। जब मार्केट अच्छी होती है, जब 3.5-4 लाख की सेल हो रही होती है, तो किसी असेंबलर की ये कोशिश नहीं होती कि वो एक्सपोर्ट की तरफ जाए। लेकिन अब देखें, गवर्नमेंट का फोकस एक्सपोर्ट की तरफ है। हम पुश करना चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करे। अगर उसके अंदर कोई रुकावट है, कोई चेंजेस दरकार हैं पॉलिसी तो वैसे कंटिन्यूस होनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी नंबर 1 होनी चाहिए और बाद में फिर चेंजेस नहीं आनी चाहिए। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। बहरहाल हुकूमत का यही फोकस है। अगर दोबारा बैठने की ज़रूरत है ऑटोमोबाइल वालों के साथ, तो बिल्कुल बैठने के लिए गवर्नमेंट तैयार है और अभी इनके साथ मुशावरत चल भी रही है। जो मेरे पास खबर है वो यही है कि अभी रिसेंटली जस्ट चंद दिन पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके आए। बहरहाल हमारा फोकस एक्सपोर्ट की तरफ है। वी विल बी पुशिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्लस जो इनके वेंडर्स हैं कि वो एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े और अगर उसमें कोई पॉलिसी गैप्स हैं तो बिल्कुल उसको देखा जा सकता है। गवर्नमेंट ओपन माइंडेड है इस हवाले से। तो राना साहब, कभी सेटिंग हुई आप लोगों की लोकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है या उनके नुमाइंदों से, कभी इस हवाले से बात की कि जो इंपोर्ट की जा रही है बाहर से इस्तेमाल शुदा गाड़ियां, उसमें लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए या कुछ ऐसी की जाए कि उनको भी नुकसान ना हो और आवाम को भी बेहतर सहूलत मिल जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से इनकी मुलाकातें हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुलाकातें हुई इनकी, कॉमर्स वालों से भी प्रॉबेबली शायद इंगेज हों, उसका मुझे कंफर्म नहीं पता। मेरे से भी कुछ ऑटोमोबाइल वाले मिले और मैंने फिर जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको इनकी क्वेरीज फॉरवर्ड की कि इनके ये कंसर्न्स हैं। तो बहरहाल देखें, गवर्नमेंट का काम है एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो इनेबल करे इनको कि ये जो है लोकल असेंबली, लोकल मैन्युफैक्चरिंग उससे इनकरेज हो। तो हम उस काम के लिए अवेलेबल हैं और अगर इनकी और भी कोई इनपुट है तो वी आर रेडी टू लिसन टू देम। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हम आपकी तरफ आएंगे। आप अभी हुकूमत में हैं, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और वो क्या रोल अदा कर सकती है? देखिए, जहाँ तक यूज गाड़ियों की इम्पोर्ट है जो डायरेक्टली लोकल मार्केट को इफेक्ट करती है, वर्कर्स को इफेक्ट करती है, नई मुलाजमतों के मौके को इफेक्ट करती है, तो उसमें हमारी एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और वो ये है कि हम पहले लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्शन चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने सरमायाकारी की है, जो मुलाजमतें दे रहे हैं और जो अल्लाह चाहे ऑटो पॉलिसी के तहत 2021 से 26 एक्सपोर्ट भी करें 10% जो उन्होंने पॉलिसी में कहा गया है। तो लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी नहीं चाहते कि लोकल मैन्युफैक्चरर बिल्कुल मोनोपोलाइज हो जाएं और वो कीमतें अपने मनमानी लाखों रुपए एक यूनिट पे बढ़ा दें, ये सोच के कि जी गाड़ी तो लेनी है तो हमसे ही लेनी है। तो फिर इस सूरत हाल में हमें ये
स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी रखनी पड़ती है कि हमें अलाउ भी करें हम गाड़ियों को एक सर्टेन एज तक, ताकि अगर बहुत ज्यादा महंगी लोकली मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियां हो जाती हैं तो इंपोर्ट करके उन्हें सस्ती गाड़ियां मिल सके और उनका काम चल सके। तो ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स पर है कि वो किस हद तक अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव रखते हैं और लोगों को उनकी तरफ रुझान हो, रादर देन वो इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड या यूज गाड़ियां जो इंपोर्ट करें। देखिए, जहां तक एक्सपोर्ट का है गाड़ियों का, मैं मोरक्को आज रात जा रहा हूँ एक डेलीगेशन लेके, वहां पे तंजीर पोर्ट है, वहां मैंने देखा है, एम्बेसडर साहब लेके गए थे कि गाड़ियां, जहाज आए हुए हैं और गाड़ियां भरती जा रही। रेनो, सिट्रॉन, पीजो, ये 3 गाड़ियां थी। मैंने कहा ये कहाँ भर के जा रही, पता चला वो तीनों गाड़ियां तंजीर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मैन्युफैक्चर हो रही है और डेली के डेली एक दिन के रास्ते है, उसका सफर है, फ्रांस पहुंच रही है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी बदनसीबी कि हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा ट्रैक्टर की या दूसरी चीजों की, मैं मेन स्ट्रीम ऑटोमोबाइल गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो एक तवील अरसे से 60 साल से 50 साल से हम बना रहे हैं। 40 साल का तो हमारा तजर्बा है, लेकिन वो मॉडल नहीं बना सके जो खित्ते में जिनकी जरूरत है, जिनकी डिमांड है, वो जानबूझ के कि वो हमें जब लोकल प्रॉफिट मिल जाता है तो हम क्यों जाएं एक्सपोर्ट के ऊपर। और फिर डिलीशन प्रोग्राम भी। जी, आप बिल्कुल मिर्जा साहब, आपका यही सवाल लेके हम नबील हाशमी साहब की तरफ आएंगे। आपसे एक सवाल, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ उनका रुझान है। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हमारा इतना अच्छा होना चाहिए इस क्वालिटी और सब कि हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएं। लेकिन फिलहाल हम ये बात करें कि जो फीचर्स होते हैं गाड़ियों में, लोग जो बाहर की गाड़ियां हैं वो इसलिए मंगवाते हैं कि उनको वो अपडेटेड फीचर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो चुकी है। तो आप लोग फीचरिंग पर कितना आप लोगों का रुझान है और कितना काम कर रहे हैं? Again, Raji, actually I don't represent the car manufacturers, but I'll try to answer my response की कोशिश करता हूँ। बट पहले ना ये प्राइस के ऊपर मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दूँ जो डॉक्टर साहब ने कहा। देखें, प्राइस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो हमारी गाड़ियों की प्राइसेस है, उसके सबसे बड़ा जो पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। कोई ऐसी मेरी गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बनती जिसके ऊपर 40 से 45% से 60% टैक्स नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि एक ऑल्टो जो है वो एक्चुअली तो 20 लाख की है, जब वो गाड़ी जब कस्टमर के पास जाती है 35, वो 15 लाख तो टैक्स होता है ऊपर। अब ये मैंने तो नहीं लगाया हुआ ना। सो दैट इज क्रिएटिंग ए बूमरैंग इफेक्ट। और उसके साथ वॉल्यूम्स, चूँकि लोगों की कैपेसिटी टू परचेज नहीं है और वॉल्यूम्स डाउन हो रही हैं, तो ये अच्छा। और आईडैप के अंदर देखें, एक्सपोर्ट की दूसरी बात हुई। एक्सपोर्ट का फाइनली अभी रियलाइजेशन चूँकि गवर्नमेंट ने लेके आई है आईडैप के अंदर, उसकी वजह से लोग अब एक्सपोर्ट की बातें शुरू हो चुकी हैं। मैं बहुत इनकरेज्ड हूँ इस चीज़ों के ऊपर से। होपफुली ये जो छोटे मोटे जो मैंने पहले भी मसले बताए हैं, जो CBUs एक्सपोर्ट के अंदर जो इशू है, अगर हम वो फराहम पॉलिसीज़ उस तरीके की करते हैं तो क्यों नहीं एक्सपोर्ट होंगी। फॉल्ट डजंट लाई विद दी असेंबलर्स। देखें जी, उनकी तो अपनी, देखें हर असेंबलर जो है, जो भी फॉरेन एक्विटी लेके आता है, उसका अपना एक इंटरेस्ट होता है। हमें अंडरस्टैंड ये बात करनी चाहिए। बट हमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात जो करनी चाहिए ना, तो पहले भी मैंने कोशिश की बताने की, सऊदी अरेबिया भी अपनी ऑटो विजन इंट्रोड्यूस कर चुका हुआ है। वो ऐसे असेंबलर जो हमारे पास बैठे हुए हैं, उनके तरले मारा है कि प्लीज़ आप आएँ हमारे पास। अच्छा, हमारे पास घर में बैठे हुए वर्ल्ड क्लास असेंबलर्स हैं 13 और मतलब टोटल पहले 3 थे, अब 13 के करीब असेंबलर्स हो गए हैं हमारे पास। तो इट्स समथिंग, इट इज़ एन एडवांटेज, वी शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। 40 ईयर्स अगर चले गुजर गए हैं, मैंने क्या गिला करना है या गवर्नमेंट ने क्या गिला करना है। आगे का तो काम हम ठीक तरीके से कर लेना कि अगले 10 साल के अंदर कपल्ड विद जो नई टेक्नोलॉजीज़ और EVs और नए जो सिलसिले आ रहे हैं, उनको तो हम ठीक तरीके से हम आगे लेके चल लेना, तभी हम प्रोग्रेस एज एन ऑटो इंडस्ट्री करेंगे। एंड लेट मी से अगेन, दिस इंडस्ट्री हैज़ द कैपेसिटी टू टेक आवर करंट अकाउंट डेफिसिट, अगले 3-4 सालों में प्रॉपरली प्लान हो, ये इसको क्लियर कर सकती है, क्योंकि ये वैल्यू एडिड इंडस्ट्री है।
हम इसके अंदर पुर्जाजात या ऐसी चीज़ें नहीं एक्सपोर्ट करते, हम टेक्नोलॉजी इसको जी एक्सपोर्ट नबील करते साहब, हैं। बिल्कुल आपका जो सवाल है वो हुकूमत से ही आपका सवाल है, हम भी हुकूमत से ये सवाल करते हैं। राना एहसान साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। आप ये बताइएगा कि 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान ये सारी इंडस्ट्री को चलते हुए, मुझे ये बताएं कि 1 यूनिट की शक्ल में अभी तक पाकिस्तान में कोई गाड़ी नहीं बनी है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ऑटो पॉलिसी, उस पर आप कोई नजरसानी करेंगे ताकि 1 यूनिट गाड़ी पाकिस्तान में बने, पूरी की पूरी गाड़ी बने पाकिस्तान में? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो 16-21 की पॉलिसी थी जो PMLN लेके आई, उससे कंपटीशन 3 से 13 पे चला गया। अभी हमारा ये विजन है कि हमने इस मुल्क से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट करानी है। अभी जो उसके बाद जो पॉलिसी आई वो 21-26 की है, वो PTI दौर में आई, उससे कोई हमें एक्सपोर्ट नजर नहीं आई, ना उससे कोई कंपटीशन में कोई इजाफा हुआ। बहरहाल अभी वी आर विलिंग टू सिट विद देम। अगर ये समझते हैं कि कोई पॉलिसी गैप्स ऐसे हैं जो कि इनको एक्सपोर्ट करने में फैसिलिटेट नहीं कर रहे बल्कि ऑपोजिट रिजल्ट दे रहे हैं, तो बिल्कुल इनके साथ, इंडस्ट्री के साथ बैठ के ही हमने उस फार्मूले पे आना है जो इनको अलाउ करेगा कि ये एक्सपोर्ट करें। और फिर देखें, मुझे जो समझ आती है वो ये है कि 5 लाख की प्रोडक्शन कैपेसिटी आइडल पड़ी है, कि यहाँ लाख की प्रोडक्शन हो रही है, 4 लाख कैपेसिटी मौजूद है। तो इसके अंदर तो यहाँ तो हमें तो एक्सपोर्ट सरप्लस मिलता ही नहीं है किसी एरिया के अंदर के जहाँ हम सोचें कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। मैं तमाम पैनल्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसमें राना एहसान साहब हैं, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार साहब हैं, सैयद नबील हाशमी साहब हैं। ब्रेक के बाद महविश आपको बताएंगी कराची की खबरों का अहवाल। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, आपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हवाले से डिस्कशन मुलाहिजा की। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची खास खबरें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि पाकिस्तान में मुकर्रर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने USAID यानी अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के ताउन से दूसरे क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट रोड शो का इफ्तिताह किया, जहां साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी के शोबे में जद्दत लाने वाली 14 कंपनियों ने मुख्तलिफ सरमायाकारों के सामने तवानाई के शोबे में दरपेश मसाइल हल करने के लिए अपने इब्तदाई नमूने पेश भी किए। इस मौके पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि साफ तवानाई को फरोग और वसअत देने के लिए साजगार माहौल दरकार है। यही वजह है कि अमरीका सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए कार्बन के कम इखराज और साफ तवानाई से मुतालिक टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी नागुज़ीर है ताकि काबिल तजदीद तवानाई के मकासद हासिल किए जा सकें। इस मौके पर सेक्रेटरी बराए माहौलियात सिंध डॉक्टर नबीला उमर ने सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के ख्यालात से इत्तेफाक किया और रोड शो के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। USAID की माली आनत से चलने वाले मंसूबे पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर एनर्जी पी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की गई। नुमाइश का मकसद शफाफ तवानाई के पायदार और काबिल अमल हल के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी को फरोग देना, कारोबारी इदारों को तिजारती तौर पर काबिल अमल साफ तवानाई के मंसूबे की जानिब राग़िब करना और इस सिलसिले में दरकार सरमायाकारी हासिल करने में मदद फराहम करना था। शहर कायद में जुल्म का बाजार गर्म है, जराइम पेशा दंदनाते फिर रहे हैं और अहलियाने कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 15 मई 2024 तक कराची में रवा बरस मुख्तलिफ वाक़यात में 234 अफराद कत्ल हुए, जबकि डकैती राहज़नी की दीगर वाक़यात के 1507 केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियां छीनने और चोरी के 501, मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के 6584 केसेस, अगवा के और रेप, गैंग रेप, जना 992 और बदफेली के 123 केसेस रिपोर्ट हुए। सुबह की ताजगी हो या शाम की थकावट हो, कहीं जाए या कोई घर आ जाए, हर वक्त हर जगह चाय चाहिए। हर आने वाले साल में पाकिस्तानियों की चाय के ज़ौक़ में इजाफा होता जा रहा है। इदारिया शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने माशी मसाइल के बावजूद गुज़िश्ता 10 माह में 54 करोड़ 74 लाख डॉलर की पत्ती की दरामद पर खर्च कर डाले, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 17% ज़ायद है। गुज़िश्ता माली साल के 10 माह में पाकिस्तानियों ने 46 करोड़ 76 लाख डॉलर मालियत की चाय दरामद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में 15% इजाफे से 2,19,066 टन चाय दरामद हुई।
जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिजा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले हफ्ते। देखते रहिए कॉस्मोपॉलिटन।